ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहूणम्। ऐसो पञ्चणमुक्कारो सवपावपणासनो। मङ्गलानं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणे। मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। मङ्गलं मतिमान् भिक्षु मङ्गलं भारमल्लक। मङ्गलं रायचन्द्राद्या मङ्गलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोऽस्तु मङ्गलं। महाश्रमणोऽस्तु मङ्गलं। तेरापन्थोऽस्तु मङ्गलम्। चण्डेषु निर्मलयरा अहिचेषु अह्यं पयासयरा। सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चण्डेषु निर्मलयरा अहिचेषु अह्यं पयासयरा। सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चण्डेषु निर्मलयरा अहिचेषु अह्यं पयासयरा। सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमो महावीरं नमो महावीरं नमो महावीरं नमो महावीरं। पार लगा दो नौका नमो भवतीरं। नमो महावीरं नमो महावीरं नमो महावीरं नमो महावीरं। त्रिशला दुलारे तुम हो जग उजियारे। त्रिभुवन तारक तुम हो नयन सितारे। त्रिशला दुलारे तुम हो जग उजियारे। त्रिभुवन तारक तुम हो नयन सितारे। कर्म कटक को जीता नमो रणधीरं। नमो महावीरं नमो शौर्य जगाती तेरे जीवन की गाथा।
झुकता चरण में जो तेरे दर आता, शौर्य जगाती तेरे जीवन की गाथा, झुकता चरण में जो तेरे दर आता, ज्योति जगत को बाटी नमो जगवीरम, नमो महावीरम, नमो महावीरम। मंगलकारी तेरा नाम भयहारी, करुणा निधान दे दो शरण तिहारी। मंगलकारी तेरा नाम भयहारी, करुणा निधान दे दो शरण तिहारी। देवों के देव हो तुम, नमो जय वीरम, नमो महावीरम, नमो महावीरम, नमो महावीरम, नमो महावीरम। पार लगा दो नौका, नमो भवतीरम, नमो महावीरम, नमो महावीरम, नमो महावीरम, नमो महावीरम। वीतराग प्रभु की स्तुति के बाद आज हमारी एक विशेष कार्यशाला का आयोजन, दंपति कार्यशाला, कि किस तरह से एक वैवाहिक जीवन पति पत्नी दंपति अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सुखद बना सकते हैं, और कैसे अच्छे से सामंजस्य के साथ में रह सकते हैं। तो समझौता एक्सप्रेस हम आज इस विषय पर विशेष रूप से बातचीत करेंगे और कुछ ऐसे जीवन के सूत्र आपको सुनने को मिलेंगे जो एक विशेष प्रेरणा देने वाले और हमारे इस जीवन को और विशेष बनाने वाले होंगे। तो इस कार्यशाला का प्रारंभ विशेष प्रेरणा मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता, आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायका। श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। समझौता एक्सप्रेस के यात्री दंपति, और दंपति नाम भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि इसमें पत्नी का नाम नहीं है फिर भी पत्नी आ जाती है, हैं? दंपति, पत्नी का नाम नहीं है लेकिन इसमें पत्नी। तो कई बार क्या होता है ना, हिंदी में कुछ वर्ड बहुत साइलेंट रहते हैं, ये दम नाम जो है ना वो पत्नी का ही है। किसका है? तो यह भी हिंदी भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। खैर, आज हम कुछ बात करें दाम्पत्य जीवन पर, और आज कुछ बात विशेष ऐसी है
कि आपको दाम्पत्य जीवन के बारे में वे बताने जा रहे हैं जिनका दाम्पत्य जीवन का कोई अनुभव नहीं। वी आर एक्सपीरियंसलेस, हमारे पास दाम्पत्य जीवन का कोई अनुभव नहीं, चाहे मनुष्य हो चाहे मैं हो। अविवाहित अवस्था में, किशोर अवस्था में हमने दीक्षा ली, लेकिन फिर भी जो जगत की रीति नीति देखते हैं, चाल चलन देखते हैं, तो कई बातें जो दंपति के लिए उपयोगी होती है और वह संतों के माध्यम से भी हमें प्राप्त होती है। तो निस्संदेह आपको इस रिश्ते के बारे में कुछ पवित्र निर्देशन आपको संतों के माध्यम से मिलेगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही लोगों से करना चाहता हूं। आप जोड़े में से कोई एक व्यक्ति खड़ा होगा और आपकी शादी, आपका विवाह कौन से साल में हुआ वह आपको बताना है। राउंड, अरे वाह, 2000 राउंड फिगर, बहुत सुंदर। देखिए, इस सारे आकलन से हमको यह पता लगा कि अलग अलग प्रकार के दंपति हमारे साथ हैं, जो कुछ विंटेज जमाने के भी हैं तो कुछ नए जमाने के भी हैं। 2021 2022 वाला तो कोई नहीं, 22, वेरी गुड। तो नए से नए भी हैं तो पुराने भी काफी हैं। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो नए दंपति के लिए भी जरूरी है तो पुरानी दंपति के लिए भी जरूरी है। दाम्पत्य जीवन में हर जगह काम आने वाली वे बातें, और इस शिविर में हम अनेक अनेक प्रकारों से समझने का प्रयत्न करेंगे कि दाम्पत्य जीवन विशेष कैसे बन सकता है, इस दाम्पत्य जीवन को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, या इस दाम्पत्य जीवन से हमारे जीवन में और क्या विशेषता ला सकते हैं। तो कुछ बातों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि दाम्पत्य जीवन है क्या या कैसा है, सबका अपना अपना चिंतन, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी सोच अलग अलग है। कहीं भी सोच में कहना चाहिए कि एक समानता नजर नहीं आती। एक बार ऐसा ही हुआ, एक रेलवे स्टेशन पर दो आदमी मिल गए और दोनों के मुंह रुआंसे थे, दोनों के मुंह रुआंसे थे। तो एक दूसरे का दुख दर्द बांटने का उन्होंने सोच लिया, सोचा कि एक दूसरे का दुख दर्द बांट लेते हैं तो ठीक रहता है। और कहा भी जाता है कि दुख बांटने से क्या होता है, घट जाता है, और सुख बांटने से बढ़ जाता है। तो ये पहला सूत्र हो गया जीवन का कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। तो दोनों दोस्त बन गए क्योंकि दोनों दुखी थे, दोनों के चेहरे पर मायूसी थी, निराशा थी, और दोनों एक दूसरे से कुछ बात करने लगे, बतियाने लगे, और बात करते करते यह फाइनल हो गया कि दोनों शादीशुदा है। क्या है? दोनों शादीशुदा है। और दोनों के चेहरे पर क्या था? 12 बजी हुई थी। अब दोनों और थोड़ा डीप में गए, प्रॉब्लम क्या है? तो अब समस्या यह हुई कि एक व्यक्ति बोला कि मेरी घरवाली पीहर जा रही है। क्या बोला? मेरी घरवाली पीहर जा रही है, उसको मैं छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आया हूं, और मेरी श्रीमती तो मेरे साथ में, लेकिन ये पीहर जा रही है और मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो जिस आदमी ने सुना ना, वो जोर जोर से रोने लगा। क्या? उसके दुख का कोई पार नहीं। और वह बोला कि साहब, तेरी जा रही है, मेरी आ रही है। जिस ट्रेन से तुम छोड़ने जा रहे हो उसी ट्रेन से मेरी घरवाली क्या हो रहा है, वापस घर आ रही है। तो ऐसा तो नहीं कि वैवाहिक जीवन दुख का ही कारण होता है, किसी के दुख का भी कारण हो सकता है, तो किसी के लिए शांत जीवन भी हो सकता है। किसी को जाना अच्छा लगता है तो किसी को आना अच्छा लगता है। तो सबका अपना अपना आउटलुक है। तो मैं यह तो नहीं कहूंगा कि वैवाहिक जीवन खराब है। क्यों? क्योंकि सबके लिए साधु बनना संभव है? संभव नहीं है, सबके लिए संभव नहीं है। तो जो लोग साधु नहीं बन पाते, दीक्षित नहीं हो पाते, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना नहीं कर पाते, तो वे लोग क्या करते हैं? शादी विवाह परंपरा का पालन करते हैं। और विवाह परंपरा जो कहना चाहिए कि जब से यौगिक युग का समापन हुआ तब से विवाह परंपरा चली आ रही। और इस विवाह परंपरा में भी अलग अलग बातें होती है, अलग अलग तौर तरीके होते हैं। तो दाम्पत्य जीवन जिसके बारे में बहुत कुछ बातें कही जाती है, और ये दाम्पत्य जीवन कैसा होता है, दाम्पत्य जीवन कैसा होता है, इसके बारे में अलग अलग चिंतन होते हैं। दो बातें मैं मुख्य रूप से समझता हूं इसके बारे में, एक होता है पसंद और एक होता है प्रेम। अब आप कहेंगे महाराज इसका क्या संबंध या दोनों में क्या फर्क है? और यह बात गौतम बुद्ध से पूछी गई। किससे पूछी गई? गौतम बुद्ध से पूछी गई कि पसंद में और प्रेम में क्या फर्क है? किसमें? अच्छा, आप में से कोई बताना चाहेगा?
पसंद में और प्रेम में क्या फर्क है? कोई भी। प्रिय पतिदेव, प्रणाम। आपके चरणों में क्या चक्कर है? आपने कितने दिनों से चिट्ठी नहीं लिखी मेरी प्यारी सहेली मधु को। नौकरी से निकाल दिया है हमारी गाय ने, बछड़ा दिया है दादी जी ने, शराब पीनी शुरू कर दी है मैंने। बहुत पत्र डाले मगर तुम नहीं आए मुर्गी के बच्चे। भेड़िया खा गया है राशन की चिन्नी। छुट्टी पर आते वक्त ले आना एक खूबसूरत औरत। मेरी नई सहेली बन गई है तुम्हारी माँ। तुम्हें याद करती है पड़ोसिन। मुझे तंग करती है तुम्हारी जमीन पर गेहूं उग आए हैं ताऊ जी के सिर में। सिकरी हो गई है मेरे पैर में। चोट लग गई है तुम्हारी चिट्ठी को। हर वक्त तरसती तुम्हारे प्राणों की प्यारी पत्नी। देखिए, पत्नी का लेटर पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, आपको पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि ये बात एक मैसेज है। क्योंकि जिसकी पत्नी का लेटर था वो तो शायद पर नहीं पढ़ पाए, अब किसी और का लेटर है, मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। तो इसमें लेटर्स जो लिखे हुए हैं, जो वाक्य लिखे हुए हैं, बहुत सार्थक हैं, लेकिन उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा है प्रिय पतिदेव, प्रणाम आपके चरणों में। इसमें सबसे बड़ा चेंज है कि जो खड़ी पाई लगाई गई है वो गलत है, बस। इसमें जो फुल स्टॉप लगाए हुए यानी खड़ी पाई वो गलत है, बाकी सब सही है। बस इतना सा बदल दीजिए, पत्र स्वयं बदल जाएगा। प्रणाम आपके चरणों में। क्या चक्कर है, आपने कितने दिनों से चिट्ठी नहीं लिखी। मेरी प्यारी सहेली मधु को नौकरी से निकाल दिया है। हमारी गाय ने बछड़ा दिया है। दादी जी ने शराब पीनी शुरू कर दी है। मैंने बहुत पत्र डाले लेकिन तुम नहीं आए। मुर्गी के बच्चे भेड़िया खा गया है। ठीक है। राशन की चीनी छुट्टी पर आते वक्त ले आना। एक खूबसूरत औरत मेरी नई सहेली बन गई है। उसके बाद तुम्हारी मां तुम्हें याद करती है। पड़ोसिन मुझे तंग करती है। तुम्हारी जमीन पर गेहूं उग आए हैं। ताऊ जी के सिर में सिकरी हो गई है। मेरे पैर में चोट लग गई है। तुम्हारी चिट्ठी को हर वक्त तरसती तुम्हारे प्राणों की प्यारी पत्नी। क्या प्रोनाउंसिएशन एकदम एक जैसा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ खड़ी पाई को, यानी कि जो फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में खड़ी पाई करते हैं, इसको बदलने के साथ ही क्या होता है, पत्र बदल जाता है। ऐसे ही आपके जीवन में है, आप बात तो वही कहते हो लेकिन उस बात को कहने का तरीका कैसा है, तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। और बात को कहने का ही नहीं, सुनने का भी तरीका कैसा है। क्या बात को सुनने और कहने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आपका वैवाहिक जीवन क्या है और कैसा होगा। तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये समझौता क्या होना चाहिए कि हम एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, मान लो कोई व्यक्ति गुस्से में कह रहा है, तो ये जरूरी नहीं होता कि आप वापस तुरंत जवाब दें। आप उसको कहिए कि आप आराम से ठंडे हो जाइए, चाहे पत्नी है चाहे पति है, आप थोड़े शांत हो जाइए, अपन फिर बात करते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेकिन अपनी बात को समझा नहीं पा रहे, तो आप अपनी गलती को स्वीकार कर लीजिए कि मैं अभी शायद समझा नहीं पा रहा हूं या समझा नहीं पा रही हूं, अपन फिर बात करते हैं। लेकिन अमूमन लोग क्या करते हैं कि तुमको तो समझ में ही नहीं आता, लाख बार कह दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमने क्या कर दिया, उस बात को वहीं खत्म कर दिया, बस फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन आप वहां फुल स्टॉप लगाने से बच सकते हैं। आप सिर्फ इतना सा बोल दीजिए कि शायद मैं अभी नहीं समझा पा रही हूं, अपन बाद में फिर बात करते हैं, या शायद अभी बात करना हमारे लिए उपयुक्त नहीं, हम फिर आराम से मिलकर के क्या करेंगे, बात करेंगे। यही बात करने का तरीका बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। तो हमें एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि टॉक टू फील बेटर और बिटर, दोनों में से एक पसंद होनी चाहिए, एक विकल्प चुनना है, बेटर या बिटर। बेटर, और बेटर के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इस दिमाग को ठंडा बनाना होगा। और अगर आप ठंडा बना सको तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। और अगर ठंडा नहीं बना सकते तो ये नहले पे दैला, नहले पे दैला, नहले पे दैला, ये मारता है वो भी मारता है, मतलब इसने भी तंज कसा उसने भी तंज कसा, और ऐसा ही होता है। फिर वहां से युद्ध की शुरुआत होती है। और कहते हैं कि युद्ध की शुरुआत बहुत बारीक छोटी बातों से होती है। और एक बार ऐसा ही हुआ, एक पति
खाना खा रहा था और खाना खाते खाते क्या हुआ कि उसने जैसे ही सब्जी और रोटी को निवाला बना के मुंह में रखा और मुंह में रखने के साथ पत्नी ने खाना परोसा था, तो वह पत्नी को बोला कि कैसी गोबर जैसी सब्जी बनाई है। क्या बोला? कैसी गोबर जैसी सब्जी बनाई है। तो पत्नी ने क्या बोला पता है कि आपने क्या क्या टेस्ट करके रखा है? क्या बोली? आपने क्या क्या चीज टेस्ट करके रखी है? क्या आपको गोबर का भी स्वाद पता है? यानी कि दोनों एक दूसरे पर मारने में लगे हुए। तो आप ऐसा जोड़ा तो मत बनिएगा कि दोनों एक दूसरे पर तंज कसने के लिए तैयार रहें। क्यों? क्योंकि ये समस्याओं को बढ़ावा देती है। तो हमें समस्याओं का समाधान खोजना है, समस्याओं को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं रखना है। और जहां पति और पत्नी एक बात का संकल्प कर लेते हैं, पति इस बात का संकल्प कर लेता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन सम्यक प्रकार से करना है, और पत्नी इस भाव को अपने भीतर विकसित कर लेती है कि मुझे समर्पण भाव के साथ चलना है। किस भाव के साथ? पति को। और आप देखिए जो बहनें बैठी उनके लिए भी एक विशेष बात कहना चाहूंगा कि आपका पति कितना त्याग करता है। कई बार लोग कहते हैं कि पत्नी यानी कि महिलाओं के पास बहुत सारी सामग्री होती है, कपड़े क्या, गहने क्या, ये क्या, वो क्या, पुरुष के पास नहीं होते। इसके पीछे राज क्या आपको पता है? आप देखना कि ये जरूरी नहीं कि वो पति है वो कंजूस है, ऐसा नहीं। वह पुरुष किसी न किसी चिंतन के कारण उन चीजों को छोड़ता है। क्या? उसके मन में एक चिंतन होता है कि मुझे बच्चों को पालना है। उसके मन में एक चिंतन होता है कि मैं अगर बचत कर भी लूंगा तो परिवार के दूसरे लोगों की क्या हो जाएगी? उनकी जरूरत, उनकी इच्छा, उनके सपने, उनकी आकांक्षाएं पूरी हो सकती है। और ये मनोवैज्ञानिक कारण है, सिर्फ मैं भाइयों की तरफ नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक कारण है। और इसीलिए पुरुष क्या करने लग जाता है? त्याग करने लगता है। और महिलाओं में आप देखिए कि महिलाओं में क्या विशेष बात होती है कि आप इतना सुनाते हैं, कई बार बच्चे भी सामने बोलते हैं, पति भी बनाता नहीं, लेकिन फिर भी पत्नी निष्ठा से काम करती है। उसके मन में क्या भाव? उसमें मन में एक ममत्व का भाव है। किसके प्रति? चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे अपने घर परिवार के कोई बड़े बुजुर्ग हो। हालांकि जिन परिवारों में है तो बड़े बुजुर्गों का भी बहुत सम्मान है, और नहीं है तो एक बहुत बड़ी कमी कहना चाहूंगा। तो उसके मन में वह ममत्व का भाव है कि यह मेरे ही परिवार के सदस्य हैं और इनके प्रति मुझे, चाहे कैसी विपरीत परिस्थिति भी क्यों न हो। कई बार ऐसा होता है कि सिर दुखता है तो भी पत्नी खाना बनाती है, कई बार शरीर बीमार रहता है तो भी खाना बनाने को तैयार रहती है। तो ऐसी स्थितियों में आप सोचिए वो भी कितना त्याग करते हैं। तो त्याग दोनों करते हैं। हम कभी यह न सोचें कि सिर्फ मैं त्याग करती हूं या मैं त्याग करता हूं, ऐसा नहीं, त्याग दोनों करते हैं। और अगर आप दोनों त्याग करते हैं, यानी कि पति अगर अपने मन में कर्तव्य के पालन के प्रति जागरूक और पत्नी समर्पण भाव को जीवित रखती है, तो वह समझौता एक्सप्रेस चलती रहती है। यानी कि वह गाड़ी पटरी पर आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। और पत्नी या पति दोनों में से अगर अपना एक कार्य छोड़ देते हैं, एक अपना कार्य छोड़ देते हैं, तो गाड़ी को बेपटरी होते टाइम नहीं लगता। तो हमारी ये गाड़ी, आपकी जो वैवाहिक जीवन की जो ये गाड़ी है, वो पटरी पर कैसी बनी रहे। तो इसका सूत्र पति के लिए है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, और पत्नी के लिए है कि वे अपने समर्पण भाव के साथ जीने की कोशिश करे। तो यह दाम्पत्य जीवन जो कहा जाता है कि इस विवाह परंपरा की शुरुआत कहीं ना कहीं समाज, देश या संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए की गई। किसके लिए की गई? समाज को, देश को, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए इस पद्धति को बनाया गया। क्यों? आप देखिए कि जब इस परंपरा की शुरुआत हुई, ऋषभ, तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ जब अपनी गृहस्थ अवस्था में थे तो क्या हुआ था? सुनंदा और सुमंगला दो के साथ उनकी शादी हुई। क्यों? क्योंकि यौगलिक युग का समापन था। लेकिन उस विवाह परंपरा को शुरू करने के पीछे एक कारण था कि यह समाज, हमारा जो ग्रुप है, मनुष्यों का जो समाज है, यह व्यवस्थित रूप में चलता चला जाए। तो इसके पीछे भी बहुत गहरा रहस्य है। तो आप एक रहस्यमयी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। किसका? एक रहस्यमयी, और कहना चाहिए कि एक बहुत बड़े जिम्मेदारी का आप पालन कर रहे हैं। और उस जिम्मेदारी को पालन करने के लिए आपको अपने भीतर कर्तव्य पालन के लिए भी जागरूक रहना है और अपने समर्पण भाव को भी बनाए रखना है। इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम मुनिश्री से कुछ विशेष बातें जानेंगे, सुनेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। विनम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार जी से। ओम अरहं
सुगुरुशरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमन जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी दंपति कार्यशाला में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं, कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन, विवाह और कुछ ऐसी मान्यता है कि जन्नत में यह निर्धारित हो जाता है कि यह विवाह होगा। कुछ कहते हैं 7 जन्मों का संबंध, न जाने क्या क्या कहा जाता है। और यह दाम्पत्य जीवन जो अपने आप में एक बड़ा विशेष माना जाता है। और दंपति का मतलब क्या होता है, चलिए ये बता दूं। इसका एक नेगेटिव अर्थ और एक पॉजिटिव, दोनों अर्थ है? अच्छा, ये एक अर्थ बताया है। क्या बताया, वापस बता दो एक अर्थ उसको। जिसको चलाते चलाते दम निकल जाए, अच्छा, वो दंपति। अच्छा, और दूसरा अर्थ, पॉजिटिव अर्थ क्या है? दम के साथ पति का सम्मान। अच्छा, वाह रे वाह, ऐसा होशियार, ऐसे अलग अलग अर्थ निकालने में है। अच्छा है, अच्छा, दोनों एक, ये बहुत नया अर्थ निकाला है कि जब दोनों में दम होता है तो फिर दोनों एक दूसरे को संभालते तो वो दंपति कहलाते हैं। अच्छा, कि अब अलग अलग है और हर शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं कि जो पति के नाक में दम कर दे वो दंपति। हाँ, ये भी अर्थ किया जाता है। जिनको चलाते चलाते दम निकल जाता है तो वो भी दंपति। और जो पति में दम भर दे, जोश भर दे, वो भी दंपति कहलाता है। हर चीज़ के सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के अर्थ निकलते हैं। लेकिन हमें सिर्फ इतना सा समझना है कि ये एक ऐसा पवित्र संबंध माना जाता है, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन। और इसकी पवित्रता के बारे में श्रावक के 12 व्रतों में श्रावक का चौथा व्रत माना जाता है। कौन सा माना जाता है? स्वदार स्वपति संतोष व्रत। और ये अपने आप में बड़ा एक महत्वपूर्ण व्रत है कि किस तरह से व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहता हुआ भी बहुत उत्कृष्ट साधना करके अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना सकता है। और यह इस व्रत में क्षमता, इस जीवन में क्षमता है कि यदि पति समझदार होता है तो कहते हैं मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार होती है तो घर जल्दी बन जाता है, और दोनों समझदार होते हैं तो घर मंदिर बन जाता है जहां खुशहाली के निरंतर घंटे बजते रहते हैं। अब दोनों का आपस में कितना समझौता करके चलते हैं, दोनों आपस में कितने सामंजस्य से चलते हैं, दोनों आपस में कितना मिलकर के चलते हैं, क्योंकि इसमें आप 1 और 1 11 भी होकर के रह सकते हैं, और 1 + 1 2 होकर के भी रह सकते हैं, और 1 - 1 0 बनकर के भी रह सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। जो जीवन साथी चुना जाता है, और कहते हैं कि इसमें कुछ भाग्य का भी होता है और कुछ चयन का भी होता है। अब कौन कहाँ पे जन्म लेता है? पति पत्नी, एक बार लड़के ने अपने पापा से पूछा कि पिताजी आपका जन्म कहाँ हुआ? कि मेरा जन्म तो नागपुर में हुआ। तो कहा कि मम्मी का जन्म? तो कहा कि मम्मी का जन्म तो हैदराबाद में हुआ। तो फिर आप मिल कैसे गए?
तो कहा कि दुर्घटना घट गई इसलिए मिल गए। एक लड़के ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी आपकी शादी किसके साथ हुई? तो कहा कि मम्मी के साथ। तो कहा कि घर में ही सेटिंग कर ली। अब आप सोचना कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि ऐसी घटनाएं घटती हैं या ऐसे संयोग मिल जाते कि कहाँ औरत का जन्म, स्त्री का जन्म कहाँ हुआ, लड़की का जन्म कहाँ हुआ, लड़के का जन्म कहाँ हुआ, लेकिन यह हमारे पूर्व जन्म के ऐसे संयोग भी होते हैं जिसके कारण से, और यह कर्मों का संबंध भी माना जाता है, चाहे वह स्नेहात्मक संबंध होता है, रागात्मक संबंध होता है, चाहे वह द्वेषात्मक संबंध होता है, लेकिन उन संबंधों की भी एक यात्रा चलती है और उसके कारण से ऐसे संयोग बन जाते हैं कि व्यक्ति साथ में रहने लग जाते हैं। और ये संयोग भी अनायास नहीं होते, ये संबंध भी अनायास नहीं होते, इसमें भी कुछ न कुछ पिछले जन्मों के रहस्य जरूर छिपे हुए होते हैं। परंतु इन संबंधों को आप किस रूप में स्वीकार करते हैं, अपना भाग्य मान करके भी आप इसको स्वीकार कर सकते हैं और अपना क्या मान के। आप देखना, कहते कि 7 जन्मों का संबंध है। कितने जन्मों का? तो पूछ लो कि भाई ये कौन सा जन्म है। ऐसे भाग्य की सराहना करने वाले तो शायद विरले ही कोई होंगे ये कह दे कि ये हमारा पहला जन्म है। क्या कहेंगे? ये हमारा कौन सा जन्म है? 7वां जन्म है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आपने उस भाग्य को स्वीकार नहीं किया और ये एक बड़ी गड़बड़ हो गई कि जब आप किसी चीज को अस्वीकार करते हैं तब समस्याएं खड़ी होने लग जाती हैं। और अगर दाम्पत्य जीवन को अच्छी तरह से जीना होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? आपस में एक दूसरे के साथ में समझौता करके चलना पड़ता है। इसके लिए मैं 3 शब्दों का प्रयोग करूंगा। पहला शब्द है एक्सेप्ट करो, दूसरा शब्द है रेस्पेक्ट करो और तीसरा शब्द है एक्सपेक्ट करो। पहला कौन सा है? एक्सेप्ट करो। जो जिस रूप में मिला हुआ है, क्योंकि आपने डिसाइड नहीं किया, एक चांस मिला और आपका योग था और इस रूप में आपको मिल गया, चाहे वो पति पत्नी के जैसे जिस रूप में भी मिला, तो हमें सबसे पहला काम, अगर हमें इस समझौता एक्सप्रेस को पटरी पे रखना है, पटरी पे चलाना है, नहीं तो पटरी से उतरी हुई तो है ही गाड़ी, लेकिन अगर पटरी पे चलाना है तो सबसे पहला क्या करना होगा? एक्सेप्ट करो कि जो जिस रूप में मिला हुआ है उसको आप एक्सेप्ट करना प्रारंभ कर दो। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती ही होती है। ऐसा कोई है कि जो ये कह दे कि मेरे में कोई कमी नहीं है? ऐसा नहीं होता। और ये भी नहीं होता कि जो ये कह दे कि मेरे में कोई गुण नहीं है। हर किसी में गुण होते हैं। पत्नी अपने पति से बोली कि पतिदेव देखिए बेटी बड़ी हो गई, शादी के योग्य हो रही, अब तो समय उस 22 साल की हो गई, तो उसकी कुछ तो चिंता करो। तो कहा कि मैं बहुत चिंता करता हूँ, बहुत खोजबीन कर रहा हूँ कि कोई अच्छा वर मिल जाए, लेकिन मेरे को अभी तो कोई अच्छा वर मिला ही नहीं। तो वो पत्नी बोले अरे मेरे पिताजी ये सोचते तो मैं तो जिंदगी भर कुंवारी रह जाती फिर तो। और एकदम सही बात है, एकदम सही बात है कि एकदम परफेक्ट व्यक्ति कोई नहीं होता। किसी में कोई कमी होती तो किसी में कोई कमी होती, लेकिन हम क्या चीज देखते हैं। अगर आप कमियां देखते हैं तो आपको सदा कमी ही दिखेगी, और अगर आप अच्छाई देखोगे तो आपको क्या दिखेगी? अच्छाई ही दिखेगी। और यह हमारे नजरिए पे निर्भर करता है, क्योंकि आप पहले दूसरे को देखने से पहले खुद को देखना कि मेरे में क्या कमियां है, मेरे में कहाँ गड़बड़ है, मैं कहाँ गलती करता हूं, मेरे में क्या दोष है। अगर आप अपने दोष देखने लग गए तो सामने वाले के दोष कभी नहीं देखोगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? खुद के दोष कभी नहीं देखते, खुद की कमियां कभी नहीं, लेकिन दूसरे की कमी हमको जल्दी नजर आती है। अगर मैं आपको कह दूं ना कि देखो अभी तो सब मामला थोड़ा सा क्या है कि बराबर का मामला है कि सब कपल के रूप में यहाँ पे हैं, और अगर मैं कह दूं कि आप अपनी पत्नी की 3 बुराई बता दो या आप अपने पतिदेव की 3 बुराई बता दो, शायद आप फटाक से बता दोगे, क्योंकि कमियां आपको पता है बड़ी आसानी से आपके सामने, और उसका बहुत ब्रॉडकास्ट भी करते हो, क्योंकि बार बार उसी पे आपकी नजर जाती है। अगर मेरे इस कपड़े पे काला धब्बा या कोई दूसरा दाग लगा हो तो आपकी नजर है ना बार बार उसी पे जाएगी।
आप देखना, अगर कभी कोई दांत हिलता है, दांत गिर गया, तो आपकी जीभ बार बार कहाँ जाएगी? वहीं पे जाएगी। अगर आपके मुंह में कभी कोई घाव हो गया, तो देखना आपकी जीभ बार बार वहीं जाएगी। ऐसे ही जब हम दूसरों की कमी देखते तो बार बार हमारी नजर वहीं पे जाती है, और उसमें क्या होता है, हम उस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते। परंतु आप खुद को भी तो देखना कि उस व्यक्ति में कितनी अच्छाई, ये भी तो देखो ना। और जब आप अच्छाई को देखने लग जाओगे, और समझौता या दाम्पत्य जीवन के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है कि आप सदा अपने साथी के, अपने सहयोगी के या अपने पति या पत्नी के गुण देखना प्रारंभ कर दो, तो शायद आपको कभी कहीं कोई उलझन नहीं होगी। एक बार एक काम करते हैं अपने, मैं किसी को भी खड़ा कर सकता हूं, है ना, तो हिम्मत से खड़े हो जाना, डरना मत। और ऐसा कोई मुश्किल टास्क भी नहीं दूंगा, एकदम आसान टास्क दूंगा। तो चलो पहले किसको खड़ा करूं? पीछे से चालू करूं कि आगे से चालू करूं? जो नहीं है उनको खड़ा करते हैं। हाँ, एक बार आप खड़े होंगे। हाँ, खड़े हो ना। हाँ, आप श्रीमती जी को कोई 3 गुण बता दीजिए, 3 क्वालिटी। अच्छा, अच्छा है, सबका देखभाल करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर हाँ, आप बताओ अनुभव। वह बताओ तो, अच्छा ही बतानी है तो, मैं कोई बुराई थोड़ी बताने के लिए कहा, तो अच्छा ही तो होगी, तो वो बताओ। मनोज जी में क्या अच्छा ही है तो बता दो। हाँ, एक बार कोशिश करो, क्या बताओगे आप? मनोज जी आप बता दो। अच्छा, अच्छा, और रजत जी बताओ। हाँ, अच्छा, और अच्छा, अच्छा। अब देखना कि कई चीजों में क्या होता है कि हमको वहां तक पहुंचने में समय लगता है, हम उस व्यक्ति के भीतर तक घुसते नहीं हैं। और अगर व्यक्ति चाबी बन जाए, एक तो होती है चाबी और एक होती है हथौड़ा, दोनों का काम क्या होता है? दोनों ताले पर प्रहार करते हैं, लेकिन एक दोनों के प्रहार करने के तरीके बहुत अलग होता है। एक भीतर घुस के कि इस तरह से घूमता है कि उसको अंदर तक पहुंच के खोल देता है, और हथौड़ा क्या करता है? सीधा अटैक करता है, तोड़ देता है, और वापस वह ताला दूसरी बार। तो हमको क्या करना है? चाबी बन के अंदर घुसने की कोशिश करो। और अगर आपने अंदर घुसना प्रारंभ कर दिया, चाहे कैसा भी पति और कैसी भी पत्नी हो, निश्चित मान के चलना कि वो अपने आप दोनों एक दूसरे के अनुकूल हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या कर रखा है, इतनी दिमाग में गलत धारणाएं बना रखी एक दूसरे के प्रति, इतनी हमने एक दूसरे के प्रति गलत इमेज बना रखी कि तो ऐसी हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, सुनते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते, जो कहता हूँ वो मानते ही नहीं है, और ये ऐसी है जो ध्यान नहीं रखती है। मतलब आप देखना, और इन्हीं गलत धारणाओं के कारण से व्यक्ति क्या होता है, जब एक बार गलत धारणा बन जाती है, हर बार वो उसी धारणा से उसको देखने लगता है, और इसके कारण से बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होती है। तो हमें क्या करना है, जो जिस रूप में मिला हुआ है, जैसे मिला हुआ है, जैसा भी है। और भारतीय परंपरा में तो क्या होता है कि चलो आज थोड़ा सा जमाना बदल गया, इसलिए थोड़ी सी अलग तरह की प्रेरणा दी जाती है। लेकिन पहले क्या कहा जाता था, अगर लड़की ससुराल जाती थी ना, तो माँ क्या सीख देती थी? हाँ, कि डोली पे गई, मतलब बैठे बैठे गई और लेटे लेटे निकलना। मतलब ये क्या था? ये इस संबंध की पवित्रता थी।
कि अब तू इस घर में जा रही, ये घर तेरा है और जैसे भी हो इस घर में तेरे को रहना है। लेकिन आज अगर कह दे हाँ मैंने फोन कर जरो हो थारा ठीक नहीं हुआ तो मैंने बताई जरो, अब देखना ये बहुत बड़ा फर्क आ गया। क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होता था कि जिस रूप में जैसा भी व्यक्ति होता तो उसको स्वीकार, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो उसको स्वीकार कर लेता था। लेकिन आज स्वीकार करना, छोटी छोटी बातों को जब हम कई बार सुनते हैं, हमारे पास तो कई बार कितने कितने किस्से आते हैं, जब हम सुनते हैं तो कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। पहले माँ बाप क्या सोचते थे कि बेटे की शादी कर ली, बेटी की शादी कर ली, निश्चिंत है। अब कोई सोच ले कि बेटे की शादी कर ली, बेटी की शादी कर ली, निश्चिंत है कि नहीं, और ज़्यादा टेंशन है, शादी नहीं हो तो टेंशन है और हो जाए तो टेंशन है। और ये टेंशन क्यों है कि दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और इसका कारण भी क्या होता है कि जब स्वीकार किया जाता है, मतलब जब स्वीकार करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, पहले क्या देखा जाता था कि इसके संस्कार, इसके गुण, इसकी क्वालिटी क्या है। और आज क्या देखा जाता है, चमड़ी और दमड़ी, दो चीज देखी जाती है, जिसका परिणाम क्या होता है, चमड़ी कितना सुंदर है, क्या है, दमड़ी की पार्टी कितनी बड़ी है। लेकिन गोरी चमड़ी या सुंदर चेहरा कब तक काम आएगा, और पैसा कब तक काम आएगा। और आखिर में जीवन तो जीवन के साथ में जिया जाता है, जिनके साथ रहते हैं अगर उनके संस्कार मैच नहीं होता, छाती कुटा, रोज की छाती कुटा हो तो क्या काम का। तो इसलिए ये ध्यान रखना, सबसे पहला सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या है कि एक्सेप्ट करो जो जिस रूप में मिला वो हमारे कोई पूर्व जन्म का योग है। कई बार ऐसे ही कपल आ जाते हैं, ऐसे कोई बातचीत चलती है और आपस में मान लो थोड़ा बहुत होता है तो कई बार कोई शेयर भी कर लेते थे कि महाराज आप इसको समझाओ, वो कहते महाराज आप इसको समझाओ। तो मैं उनको एक सुझाव दिया करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर झगड़ोगे, सेटिंग नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा यहाँ पर भी करोगे, अगले जन्म में फिर लड़ाई झगड़ा करोगे। क्योंकि ये तो होना है, ये होना है कि यहाँ पे अगर लड़ाई झगड़ा करोगे, यहाँ पे शांति से नहीं, अगले जन्म में फिर लड़ाई झगड़ा करोगे। इसलिए वहां अगर लड़ाई जो, इससे तो अच्छा यहीं पे शांति से रह जाओ, पहले से सेटिंग करके चलो तो झंझट ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना सीखना है। और दूसरी बात क्या है, रेस्पेक्ट करना सीखो। कि कभी भी अगर अब देखना, एक पत्नी अपने भरे पूरे परिवार को छोड़ करके किसके भरोसे आती है, एक पुरुष के भरोसे, जो शायद जिसके बारे में हालांकि अब तो फिर भी जानते हैं, शादी से पहले भी शायद आपस में कितनी बार मिलना हो जाता, लेकिन पहले एक समय था कि जानते नहीं थे, देखते भी नहीं थे, और सिर्फ उस भरोसे के बल पर अपने भरे पूरे परिवार को, जमे जमाए घर को छोड़ करके वो आती थी। किसके भरोसे, सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे। और अगर वह जो छोड़ करके आती हैं और अगर हम उसको रेस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं, रेस्पेक्ट आदर सम्मान देना, और जब किसी को आदर सम्मान देते हैं तो वह अपना होता है और आदर सम्मान मिलता भी है। लेकिन आदमी क्या करता है कि अपनी धौंस जमाने की कोशिश करता है, औरत क्या करती है, अंगुली पे नचाने की कोशिश करती है, और दोनों में गड़बड़ हो जाती है। अगर अंगुली पे नचाओगे तो भी गड़बड़ होनी है, और धौंस जमाओगे तो भी गड़बड़ होनी है। बड़ी पार्टी थी तो पत्नी खड़ी थी और उसने क्या किया, देखा कि इसके पतिदेव है, और पतिदेव को खोजने लगी और आपस में नजर मिली तो उसने ऐसे किया। कैसे किया, ऐसे किया। तो पति आ गया, पूछा कि क्या है, कि मैं देख रही थी मेरे अंगुली की पावर कितनी है। क्या देख रही थी, ये अंगुली पे नचाना, ये भी बड़ी गड़बड़ है, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर समझौते से रहेंगे, लेकिन ये अंगुली पे नचाना ये भी नहीं होना चाहिए। और युवक शादी करने के लिए तैयार नहीं था तो उसके दोस्तों ने कहा कि शादी तो कर ले, अब तो तेरे, नहीं, देख आज के समय में शादी करना बड़ा टफ टास्क है, मैं ये नहीं कर सकता। अरे ऐसा कुछ नहीं कि नहीं, आजकल की जो लड़कियां आती है तो उनको टैकल करना बड़ा मुश्किल है, और वो तो बड़ी एकदम रोब उनका बड़ा रोब होता है, मैं तो ये नहीं कर सकता। तो कहा कि एक काम कर, मैं तेरे को सीधा सा उपाय बता देता हूँ। अब उसका खास दोस्त था तो उसने बता दिया, टिप्स बता दी। कहा कि क्या, कि जब वो आए ना तो एक काम कर, तो उस पर धौंस जमाना चालू करना, उस पर ऐसे रोब जमाना, और जब रोब जमाएगा ना तो वो डर जाएगी, फिर वो कुछ नहीं करेगी। तो कहा कि करना क्या, कुछ नहीं,
सिंपल सा टिप्स दे रहा हूं कि क्या, कि जब वो आए, सुझाव है कि भाई ने अपने कान में उंगली डाल दी, सुने नहीं, तो कहा कि सिंपल सा एक काम करना कि क्या, खाली तेरे को 3 लेटर का एक शब्द सीखना है कि क्या, वरना, क्या बोलना है, वरना, बस और कुछ नहीं, ये नाश्ता तैयार कर ले, वरना, बस इतने में तेरा काम हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। अब उसने अपने दोस्त की बात सलाह मान ली और शादी कर ली। और शादी करने के बाद में जैसे वह घर में प्रवेश करती है और इसी के साथ में इस रूम में जा, वरना, उसने देखा क्या ये वरना कहां से आ गया, ये वरना क्या है? अब उसने तो पहले ही दिन से ही वरना चालू कर दी। अब कोई भी काम होता ना, ये काम कर ले, नाश्ता बना ले, वरना, कपड़े धो ले, वरना, उसने देखा कि वरना क्या है। तो वो बेचारी डर गई कि वरना क्या कर लेंगे, पता नहीं, अड़ंग मुश्किल हो जाएगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब करते करते 6 महीने उसने निकाल लिए। कितने महीने? 6 महीने उसने खींच लिए। लेकिन ये वरना तो इतनी खतरनाक ढंग से घुस गई, निकल ही नहीं रही। वो तो सीधा ये काम कर, वरना। तो एक दिन उसकी कोई फ्रेंड मिल गई और वो उसके पास में गई तो कहा कि कैसी चल रही है? और तो सब ठीक है, ये वरना बड़ी खतरनाक है। कि क्यों, क्या होता? अरे वो तो बस सीधी ये काम कर, वरना, बड़ी खतरनाक धमकी देते हैं, मैं तो डर जाती हूँ। और वरना मान लो मेरे को तलाक दे दिया या डिवोर्स कर दिया या मेरा कुछ हो गया तो क्या होगा? अरे सुन, एक काम करना, अब तू है ना, जब ये कहे ना ये काम कर वरना, तो तू बोलना वरना क्या कर लोगे, बस इतना सा कर देना। तो कहा अच्छा, नहीं, मान लो उन्होंने कुछ कर दिया तो कुछ, अरे कुछ नहीं, तू बोल तो देना ना एक बार, कुछ नहीं होगा, मेरे को पता। तो कहा ठीक है। तब जनवरी का महीना था, ठंड का मौसम था, तो आया घर पे और कहा कि पानी गर्म कर ले, वरना, कि वरना क्या कर लोगे? उसने देखा गल, ये तो नया पाठ पहली बार आया इसका, कि वरना ठंडे पानी से नहा लूंगा। ये क्या धुआं जमाना, ये कभी मत करना। क्योंकि इस जीवन में, वैवाहिक जीवन में, न तो अंगुली पे नचाना उचित होता है और न ही धुआं जमाना, ठीक है, दोनों ही गड़बड़ है। क्योंकि दोनों लंबे समय तक नहीं चल सकती। तो हमें क्या करना होता है? रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे को इतना सम्मान दो, इतना आदर दो कि कभी भी अगर कोई पत्नी की कमी है, कोई बुराई है, कोई गलती हो सकती है, लेकिन लोगों के बीच में अगर एक से ज्यादा व्यक्ति वहां पे आप आपस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे भी है ना, तो कम से कम अपने पति की इंसल्ट, अपमान कभी मत करना। और दूसरी बात, अगर आपके पतिदेव हैं तो पतिदेव की तौहीन कभी मत होने देना। अगर 2 व्यक्ति खड़े हैं तो कभी मजाक उड़ाना, और कई बार क्या होता है, हम मजाक उड़ा देते हैं, व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। अगर पति तेज तरार होता है तो पत्नी की उड़ा देता है, और पत्नी तेज तरार होती है तो पति की उड़ा देती है। लेकिन ये ध्यान रखना कि कभी भी अपमान भरे शब्दों का प्रयोग, कभी भी एक दूसरे की हंसी उड़ाना या एक दूसरे के प्रति ऐसे हम कह सकते हैं कि कमी बताना या एक दूसरे के सामने डांटना। और एक ये भी ध्यान रखना, अगर बच्चे भी घर में है ना, तो बच्चों के सामने, और मैं सीक्रेट बता रहा हूँ पति पत्नी के लिए, कि पति पत्नी कभी भी बच्चों के सामने अपने पति को, उनका अपमान करना या उनके सामने गुस्से में बोलना या पत्नी को डांटना, इससे क्या होता है, आप अपनी इज्जत अपने बच्चों के सामने खत्म कर रहे हो। अब देखना, और धीरे धीरे बच्चे आपको रेस्पेक्ट देना बंद कर देंगे। क्योंकि आपके अपने खुद की नज़रों में सम्मान नहीं है, तो बच्चों के भीतर तो आप अपने प्रति सम्मान का भाव, सद्भाव कैसे पैदा कर पाओगे? इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर बच्चे बैठे हैं, चाहे उम्र में थोड़े बड़े भी हो गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के सामने कम से कम अपनी पत्नी और अपने पति का इतना सम्मान, इतना रेस्पेक्ट, इतना आदर देना कि उसको देख करके बच्चे आपको आदर देने लग जाए। अगर इतना कर लोगे ना, तो देखना बहुत बड़ा एक जीवन में परिवर्तन आएगा।
और ये जो दाम्पत्य जीवन है, समझौता एक्सप्रेस बड़ी स्पीड से चलेगी, क्योंकि 3 तरह की गाड़ी होती है ना, लोकल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट, और मेट्रो और आ गई है ना, वो हाई स्पीड वाली है। तो इतनी हाई स्पीड में अपने को जाना नहीं है, लोकल में भी रहना नहीं है, अपने को तो क्या करना है, एक्सप्रेस। बहुत हाई स्पीड भी नहीं हो और एकदम लोकल स्पीड भी नहीं हो, और गाड़ी अपनी ढंग से चलती रहे। तो इसके लिए दूसरा जो सूत्र है वो क्या है, रेस्पेक्ट करो। और जितना रेस्पेक्ट दोगे, चाहे हो सकता है कितनी भी कमी हो, कुछ भी हो, लेकिन सम्मान में, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी मानी जाती है, पति पत्नी अपने बहुत कुछ छोड़ करके, बलिदान करके यहाँ आती है, और पति भी अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ करता है। ऐसा नहीं कि क्या करते हो, खाली दुकान पे तो जाते हो और करते हो क्या, और पत्नी भी, वो भी तो घर पे खड़ती है, वो भी तो बहुत कुछ करती है। तो एक दूसरे को क्या देना सीख जाओ, रेस्पेक्ट देना सीख जाओ। तो पहला क्या है, एक्सेप्ट, रेस्पेक्ट, और फिर तीसरा क्या है, एक्सपेक्ट। फिर एक दूसरे के प्रति अपेक्षा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपेक्षाएं करते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर बनाते हैं कि पत्नी कैसी होनी चाहिए और पतिदेव कैसे होने चाहिए। अगर आपको पूछ ले, चलो आप तो पुराने हो गए क्योंकि शादियां हो चुकी है, अगर मान लो शादी नहीं हुई और उनके दिमाग में देखो कितने कितने अलग अलग तरह के सपने होते हैं कि पति कैसा होना चाहिए और पत्नी कैसी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन कितनी होती है, और उस एक्सपेक्ट के अनुसार वो वैसा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शक्ति सामर्थ्य देखे बिना अगर आप किसी के प्रति एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो देख लेना वो आपके लिए समस्या का कारण ही बनेगी। एक्सेप्ट करो, लेकिन क्या देख के, सामने वाले की शक्ति, क्षमता, योग्यता देख करके। अगर वो नहीं देखते हैं, पति की पत्नी के प्रति अपेक्षाएं होती हैं और पत्नी की पति के प्रति भी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन अपेक्षाएं वैसी होनी चाहिए जो खरी उतरे, ऐसी अपेक्षाएं रखना। और अगर कोई अपेक्षा है भी तो हम क्या करें, उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि उनको उस बात को समझाने का प्रयत्न करें। और फिर भी नहीं समझते हैं तो ठेका तो ले रखा नहीं, फिर क्या करोगे, छोड़ दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस बात को पकड़ के रखते हैं। तो एक दूसरे की क्षमता को पहचानो, एक दूसरे की योग्यता को पहचानो, योग्यता क्षमता को देख करके, स्थिति को देख करके फिर एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशन बनाओ, एक अपेक्षा बनाओ। और नहीं तो आपके हाथ में क्या लगेगी, निराशा ही लगेगी, क्योंकि सामने वाले की क्षमता है नहीं और आप देखते हो कि भाई ये हो, ऐसा हो, वैसा हो, तो कहाँ से हो पाएगा। और इसमें क्या होगा, आपके संबंध में एक तरह से नीरसता आने लगती है, या समझौता क्या होता है, हाँ, फिर समझौते में दरार आने लग जाती है। क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं कि रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। समझो तो बहुत खास होते हैं और ना समझो तो खल्लास होते हैं। अगर इन रिश्तों को आपने समझ लिया कि बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, तो हमें क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना भी सीखना होगा, रेस्पेक्ट करना भी सीखना होगा। तो 3 चीज़ें आज से अगर आप प्रारंभ कर देते हैं ना, तो देखना आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और अगर कभी कोई बात भी होती है ना, तो हमारी जो बातचीत होती है, वाद, बातचीत को क्या बोलते हैं, वाद। लेकिन वाद भी कैसा होना चाहिए, वाद से 2 रास्ते निकलते हैं, एक होता है संवाद, एक होता है विवाद। ज्यादातर क्या होता है, विवाद होता है। और जहां विवाद होता है वहां पे संघर्ष होता है, वहां पे मनमुटाव होता है, वहां पे समस्याएं खड़ी होती है। लेकिन वाद यदि संवाद में बदल जाता है, अर्थात आपका बोलने का तरीका, आप अपनी बात को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, आप अपनी बात को किस तरह से सामने वाले के भीतर घुसाते हैं। और अगर आप भीतर घुसाने की आप में क्षमता है, अर्थात वाद को कभी भी विवाद में मत बदलने दो, कभी भी विमर्श बहस में नहीं बदले, चिंतन, और चिंतन के साथ में ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए कि जो सामने वाले को प्रेरणा दे। अगर कोई बात हो भी गई तो ऐसे शब्दों का, ऐसे मधुर शब्दों का, या इस तरह के उचित शब्दों का प्रयोग करो कि वाद में ही बना रहे, संवाद में बदल जाए, लेकिन विवाद में कभी नहीं बदला। और अगर विवाद में बदल जाता है, उसमें प्लीज बाद में बात करेंगे। अगर इतना सा कर लेंगे ना, तो देखना आपके समझौता एक्सप्रेस बहुत अच्छे से चलेगी।
तो ये विशेष ध्यान रखना कि वाद कभी भी किस में नहीं बदले, विवाद में नहीं बदले, और बदले तो किस में बदले, संवाद में बदले। और भाषा का प्रयोग बहुत विशेष महत्वपूर्ण होता है कि आप किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। लड़का टीचर के पास में गया, कहा कि सर लोग हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करते हैं, मैथ्स में बात क्यों नहीं करते? क्या पूछा? हिंदी में बातें करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, मारवाड़ी में बातें करते हैं, मैथ्स में बात क्यों नहीं करते? तो वो सर बोले कि ज्यादा 3-5 मत कर, तत्काल यहां से 9 2 11 हो जा, वरना 5-7 खींच के दूंगा, और 6 के 36 नजर आएंगे, और 33 के 33, 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। वो बोला कि सर रहने दो, हिंदी इंग्लिश ही ठीक है अपने तो, ये तो बड़ा खौफनाक सब्जेक्ट है, इसलिए अपने तो हिंदी इंग्लिश ही अच्छी है। तो बस यही समझना कि अपने कौन सी भाषा अच्छी है? मैथ्स अच्छी नहीं है, हिंदी इंग्लिश ही अच्छी है। मतलब कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करो कि जो उनके भीतर घुस जाए, और बोलते समय बहुत विवेक रखना, बहुत सावधानी रखना, क्योंकि ज़्यादा जो झगड़े होते हैं वह यहीं से शुरू होते हैं, जो वाद से विवाद में बदल जाते हैं। और अगर विवाद में बदलने की लगे तो उस समय तत्काल बोल देना कि प्लीज़ बाद में बात करेंगे। और एक सुझाव दे रहा हूँ कि कभी भी कुछ भी आपस में हो जाए ना, कोई भी अगर गलती हो गई, और हो गई मतलब बीत चुकी है, कोई भी गलती होगी तो उसको डस्टबिन में डाल देना। घर में डस्टबिन रहता है ना, वो फिर कचरा उठाने वाले गाड़ी आती है तो क्या करते, उस कचरे को उठा करके आप उसमें डाल देते हो। तो उसके साथ में क्या करना, अगर किसी की कोई गलती हो गई हो ना, और गलती होगी ये तो निश्चित है, होनी है, उसके बिना आपकी गाड़ी चलेगी भी नहीं, किसी की गाड़ी नहीं चलती, गलती होगी, लेकिन उस गलती को क्या करना है, कभी भी रिपीट नहीं करना है, उस गलती को कभी दोहराना नहीं है, उस गलती को बार बार पिछली बातों को याद नहीं करना है। क्या करना, अगर हो गई अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और उस गलती को क्या करना, डस्टबिन में डाल दो, अर्थात उस बात को भूल जाओ। और कभी भी यह ध्यान रखना कि कभी भी किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करना, व्यक्तिगत आक्षेप का मतलब क्या होता है कि जैसे कई बार पीयर पक्ष की ओर कुछ व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग लेते हैं, कई बार माता पिता पर व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग लेते हैं, आपको अपने पिताजी ने क्या संस्कार दिया, आपको अपनी माँ ने क्या सिखाया, और कई बार कहते हैं तेरे को तेरी मम्मी ने क्या सिखाया। इस तरह से आपस में एक दूसरे पर व्यक्तिगत जो आक्षेप होते हैं, इससे बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो यह कभी मत करना कि एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप कभी मत लगाना। तो ये ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन बातों को याद रखना, और साथ में क्या करना, बाहर जाते ही ऐसे मत करना। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें, और जो शायद आपको हर जगह ये बातें सुनने को भी नहीं मिलेगी, लेकिन यह जो एक वर्कशॉप जो रखा गया दंपति कार्यशाला, इसका उद्देश्य यही था कि जो एक दाम्पत्य जीवन व्यक्ति जीता है तो वह और अच्छा कैसे हो सकता है, और वह अच्छा होता है तो अगर कोई अच्छे पति पत्नी बन जाते हैं तो वो अच्छे माता पिता भी बन सकते हैं, अच्छे माता पिता बन सकते हैं तो बड़े अच्छे अभिभावक भी बन सकते हैं, और वो अच्छे सासू बहू सास ससुर भी बन सकते हैं, वो बहुत कुछ बन सकते हैं। और जो अच्छे पति पत्नी आपस में नहीं बन सकते ना, तो फिर तो शायद कुछ भी बनने की संभावना उनमें नहीं रहती। तो यह जो आपका जीवन है दाम्पत्य जीवन, वह और स्वस्थ बने और अच्छा बने। और यह जीवन कौन सा, 7वां है कि पहला? हाँ, अपने भाग्य की सराहना करना कि जो कुछ मिला वो बहुत कुछ मिला हुआ है, और इतना कुछ मिला उसको स्वीकार करते हुए, उसको रेस्पेक्ट देते हुए अपने जीवन को जीने की कोशिश करना। तो आपके सामने जो ये छोटी छोटी बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति। आज रात्रि में प्रवचन श्रृंखला का जो क्रम चल रहा है उसमें आज का विषय है सोच बदलो जीवन बदलो। हम किस तरह से क्या करें जिससे कि हम नेगेटिविटी को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं। तो रात्रि में उस विषय पर बातचीत करेंगे।
अगर किसी को जिज्ञासा हो 2 मिनट के लिए तो कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो अपना टाइम हो गया, 3:30 बज गए हैं। अगर किसी को जिज्ञासा हो तो, कि ये देखा यहाँ पे जिज्ञासा बहुत कम होती है क्योंकि सब कुछ समझ में आ जाता है इनको। आज तो कौपल और सिंदूर से भी काफ़ी श्रावक श्राविका कपल पहुँचे, तो वो भी इसमें संभागी बन गए कार्यशाला में। सहज में अच्छा योग बन गया।